हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और चिल्लाते हैं कि पकड़ो उसे। वो लोग उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि रुक जाओ, यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं मिस एमिली स्टोन हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी की ना तो स्टोन फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो वो गुंडे बोलते हैं कि याद रखना ये रेवन स्ट्रीट है, अगर यहाँ भगवान भी आ जाए तो भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तभी वहाँ पर एलेक्स की बाइक में एंट्री होती है और सारे गुंडे उसे बो करते हैं और एमिली बोलती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी बहन को नहीं मारना चाहिए था, मुझे तुम्हें ऐसे बुली नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन एलेक्स गुस्से से बोलता है तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, तो फिर जाओ और सोफी से माफी मांगो। और वो एक चाकू निकाल कर एमिली को मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेसिका लेन को देखते हैं। असल में अभी तक जो कुछ भी हुआ ये सब एक नॉवेल की स्टोरी थी जो जेसिका लेन लिख रही थी। वो बोलती है कि फाइनली मैंने उस इविल एमिली स्टोन का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो सोचती है कि जब कहानी का मेल लीड एलेक्स नाइट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तब इस एमिली ने उसे कितना जलील किया, कितना बुली किया और हीरोइन सोफी स्टोन को जहर देकर मार दिया। ऐसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। ये पढ़कर एकदम सुकून मिल गया। लेकिन तभी उसे एमिली का आवाज सुनाई देता है जिसमें वो बोलती है लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी, ये तो सब ऑथर की गलती है ना जिसने उसे ऐसा लिखा। और जेसिका लेन अपने ही नॉवेल में एमिली बनकर टाइम ट्रेवल कर लेती है। वो होश में आती है तो देखती है कि वो एक अजीब जगह पर खड़ी है। उसके गार्ड्स उसे बोलते हैं मिस एमिली, जिस लड़के को आपने पिटने के लिए कहा था हमने उसे अच्छे तरीके से धो दिया है, पर वो अभी भी सांस ले रहा है। जेसिका जो अब एमिली बन चुकी थी वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि मैं तो इस बुक के अंदर टाइम ट्रेवल कर चुकी हूँ और कोई हीरोइन नहीं बल्कि वही एमिली स्टोन हूँ जिसका एंड इतना खौफनाक होने वाला है। उसे याद आता है कि नॉवेल के मुताबिक इस ह्यूमिलिएशन के बाद एलेक्स एमिली से हमेशा के लिए नफरत करने लगता है और अगले 6 महीने में वो एक खतरनाक बदला लेने वाला साइको बन जाएगा। एमिली डर कर चिल्लाती है क्या ऑर्डर, जल्दी जाओ और उसकी मदद करो। वो दौड़कर एलेक्स के पास जाती है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। एमिली उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तभी उसे अचानक याद आता है कि इस नॉवेल का मेल लीड तो डेफ है। वहाँ खड़े गुंडे आपस में बातें करने लगते हैं कि मिस एमिली आपने ही तो इसे जान से मारने को कहा था, अब आप ही इसकी जान बचा रही हैं, आप बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हैं। एमिली को रियलाइज होता है कि वो अपना विलेन वाला कैरेक्टर ब्रेक कर रही है तो वो तुरंत बात को घुमाने के लिए बोलती है कि ये मेरा नया खिलौना है, अगर तुमने इसे मार दिया तो मैं किसके साथ खेलूंगी। लेकिन तभी एमिली को याद आता है कि एलेक्स डेफ जरूर है पर वो लिप रीडिंग जानता है। एलेक्स ने एमिली की ये खिलौना वाली बात सुन ली होती है और वो उसे गुस्से से देखता है। एमिली उन गुंडों को बोलती है कि इसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाओ। फिर गार्ड्स उसे बोलते हैं मिस एमिली एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है, क्या हम अभी भी मिस सोफी को पिक करने जा रहे हैं। एमिली सोचती है कि आज ही के दिन तो विलेन एयरपोर्ट जाकर हीरोइन सोफी को पिक करने वाली थी। ये तो शुरुआत ही एकदम बकवास हुई है। एक तरफ मैंने ओरिजिनल मेल लीड से पंगा ले लिया है जो मुझे मारना चाहता है और दूसरी तरफ ओरिजिनल हीरोइन आ गई है जो मुझसे नफरत करती है और फैमिली प्रॉपर्टी के लिए मुझसे लड़ने आई है। वो सोचती है कि प्रॉपर्टी को पहले एलेक्स को बाद में देखेंगे, अभी मेल लीड को बचाना जरूरी है। वो बॉडीगार्ड से बोलती है कि ड्राइवर को अकेले भेज दो, हम अभी क्लिनिक चलेंगे। जेसिका के नॉवेल के मुताबिक एलेक्स ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और ठग बन गया और 12 साल की उम्र में डेफ हो गया। उसका कोई भी दिन अच्छा नहीं होता था। एमिली को गिल्टी फील होता है कि जब मैं ये नॉवेल लिख रही थी तब मैंने ज्यादा नहीं सोचा, पर इसे रियल में देखकर लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी मॉन्स्टर हूँ। क्लिनिक में जाकर एमिली उससे पूछती है कि क्या तुम अब ठीक फील कर रहे हो। फिर वो उसके लिए पानी लाने जाती है पर गलती से गर्म पानी एलेक्स के ऊपर गिर जाता है। वो तुरंत साफ करने लगती है पर एलेक्स उठकर जाने लगता है तो एमिली बोलती है कि नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, तो
تم ابھی اچھے سے ٹھیک نہیں ہوئے ہو، اور وہ اس کے اوپر گر جاتی ہے۔ اس کا باڈی اور فیس کو دیکھ کر وہ بولتی ہے کہ پرفیکٹ بون سٹرکچر، اسٹریٹ ناک اور سیکسی لپس دیکھ کر وہ بولتی ہے کہ یہ تو ناول کے ڈسکرپشن سے بھی کئی گنا زیادہ ہینڈسم ہے۔ وہ اس کی چیسٹ کو ٹچ کرنے لگتی ہے۔ ایلیکس اسے خود سے دور کرتا ہے۔ وہ ایلیکس سے معافی مانگتی ہے اور بولتی ہے، ایلیکس آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ ایلیکس کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، دور رہو مجھ سے، تم ابھی معافی مانگ رہی ہو کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ میں باہر نکل کر تم سے بدلہ لوں گا۔ وہ بولتا ہے کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ایملی یہ سن کر ڈر تو جاتی ہے، پر وہ اسے ایک باکس دیتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ ایک اپولوجی گفٹ ہے تمہارے لیے، یہ ہیئرنگ ایڈ میری طرف سے معافی ہے، اور میڈیکل بلز کی چنتا مت کرنا، وہ میں دیکھ لوں گی۔ ایملی کے جانے کے بعد ایلیکس اس ہیئرنگ ایڈ کے برانڈ کو دیکھتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو وہی برانڈ ہے جو مجھے ڈیف ہونے کے بعد پہلی بار ملا تھا، اور بولتا ہے کہ یہ ایملی آخر ہے کون۔ ایملی جیسے ہی باہر نکلتی ہے تبھی وہاں پر رائن آ جاتا ہے جو کہ ایملی کا چائلڈ ہوڈ سویٹ ہارٹ ہے اور بک میں اسے بے حد پیار کرتا ہے۔ رائن کو دیکھ کر ایملی سوچتی ہے کہ ناول میں یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے پر میں اس سے پیار نہیں کرتی، اور یہ بہت ہی جیلس قسم کا لڑکا ہے، یہ مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ رائن ایملی سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تم بیمار ہو کیا، ہاسپٹل کیوں گئی تھی؟ اگر تمہارے باڈی گارڈ نے مجھے نہیں بتایا ہوتا تو مجھے کبھی بھی پتا نہیں چلتا کہ تم یہاں پر ہو۔ ایملی ڈر جاتی ہے کہ اگر رائن نے ایلیکس کو دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ بہانہ بناتی ہے کہ میں تو بس ایک دوست سے ملنے آئی تھی، میرا کام ہو گیا، بائے، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رائن کو شک ہوتا ہے کہ ایملی آج کل اسے اوائڈ کر رہی ہے اور اس کے پیٹ پیچھے کچھ کر رہی ہے۔ اگلی صبح وہ ایلیکس کے لیے اس کی فیوریٹ ڈش بریسٹ فش اور سویٹ اینڈ سور ربس بنا کر کلینک پہنچتی ہے کیونکہ وہ خود ہی آتھر تھی تو اسے سب کی پسند اور ناپسند کا پتا تھا، پر جب وہ کلینک میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایلیکس وہاں پر نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں پر ایک خطرناک لڑکا رائن آیا تھا، اس نے پیشنٹ کو یہاں سے مار کے بھگا دیا اور مجھے بھی پیٹا۔ ایملی بولتی ہے کہ رائن تم سچ میں ایک پین ہو، میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا تم نے۔ ایملی ایلیکس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پر پہنچتی ہے۔ ایلیکس اسے دیکھ کر بولتا ہے کہ مس ایملی سٹون۔ ایملی اس کے چوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے، پر ایلیکس کو یاد آتا ہے کہ ایملی اور رائن دونوں نے اسے ایملی کا ٹوائے بولا تھا، تو وہ اسے اگنور کر کے گھر کے اندر جاتا ہے اور دروازہ بند کرنے لگتا ہے، پر ایملی جیسے تیسے کر کے گھر کے اندر گھستی ہے اور جلدی سے کھانا نکالنے لگتی ہے، بریسٹ فش اور سویٹ اینڈ سور ربس اور چکن سوپ۔ وہ بولتی ہے کہ یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، ٹرائی کرو، پر غلطی سے چکن سوپ ایلیکس پر گر جاتا ہے تو وہ اسے سوری بولتی ہے، پر ایلیکس اپنی جیکٹ اتارتا ہے تو ایملی اس کی باڈی کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور گندی گندی چیزیں سوچتی ہے۔ تبھی ایلیکس پوچھتا ہے کہ ہو گیا تمہارا؟ ایملی معافی مانگتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ رائن ایسا کرے گا۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہم واپس کلینک چلیں یا میں روز یہیں آ کر تمہاری ڈریسنگ چینج کر دیا کروں۔ ایلیکس غصے میں اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور بولتا ہے کہ واپس کلینک کیوں؟ ابھی تک میرا تماشا بنا کر پیٹ نہیں بھرا کیا تمہارا، یا پھر سے پٹوانا چاہتی ہو؟ اگر دوبارہ جھوٹ بولا تو جان سے مار دوں گا۔ ایملی سوچتی ہے کہ میں تو ابھی تک ویلن بنی بھی نہیں اور پہلے ہی مرنے والی ہوں۔ تبھی باہر سے آواز آتی ہے، ایملی کیا تم اندر ہو؟ ایملی بولتی ہے کہ یہ تو میری بہن صوفی ہے، اس بک کی اصلی ہیروئن۔ ناول کے مطابق صوفی ابھی ابراڈ سے لوٹی تھی اور اس نے ایلیکس کو ایملی کے گنڈوں سے بچایا تھا، جس کے بعد ایلیکس کو اسے پہلے نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا۔ پھر ایملی نے جیلسی میں صوفی کو مروا دیا تھا اور بدلے میں ایلیکس نے ایملی کو مار دیا تھا۔ ایملی سوچتی ہے کہ اگر اس بار میں ان دونوں کے بیچ میں نہ آؤں اور ان کا میچ فکسنگ کروا دوں تو شاید میں زندہ بچ جاؤں۔ ایملی دروازہ کھول کر بولتی ہے، سسٹر میں یہاں پر ہوں۔ صوفی بولتی ہے کہ تمہیں تو مجھے ایئرپورٹ لینے آنا تھا، پر مجھے تمہیں لینے آنا پڑ رہا ہے۔ ایملی بولتی ہے کہ رکو میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں، یہ ایلیکس نائٹ ہے۔ پھر وہ ایلیکس سے بولتی ہے کہ یہ میری بہن صوفی ہے، ابھی ابراڈ سے واپس آئی ہے اور فیملی بزنس سنبھال رہی ہے، یہ بہت ہی امیزنگ ہے، اچھی ایجوکیشن، اچھا نیچر، اچھی باڈی اور بہت ہی سندر ہے۔
तो क्या ख्याल है, पर दोनों एक दूसरे को देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं देते। फिर सोफी बोलती है कि बस करो और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एमिली हैरान होकर बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इनका लव एट फर्स्ट नाइट क्यों नहीं हुआ। सोफी ड्राइवर से बोलती है कि एमिली को घर छोड़ दो, उसे एक दोस्त को इम्पोर्टेंट फाइल डिलीवर करनी है। एमिली पूछती है कि फाइल। उसे याद आता है कि आज 8 अगस्त है। नॉवेल में इसी दिन सोफी एक फाइल डिलीवर करने जा रही थी जब रास्ते में उसे एलेक्स मिला, जिसे गुंडे लोग उसे मार रहे थे। एलेक्स को बचाने के चक्कर में सोफी को बहुत ही चोट लगती है और वो ट्रॉमा में चली गई थी, जिसके बाद वो नॉर्मल नहीं रह पाई थी और मैंने इसी का फायदा उठाकर उसे मार दिया था। एमिली मन में सोचती है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। वो सोफी से बोलती है कि सिस तुम यहाँ पर नई हो, तुम्हें रास्ता नहीं पता होगा, ये फाइल मैं डिलीवर कर देती हूँ। सोफी हैरान होती है और सोचती है कि एमिली तो बचपन से मुझसे नफरत करती थी, आज ये अचानक एकदम अलग इंसान की तरह बिहेव क्यों कर रही है। फिर भी वो मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से चली जाती है। एमिली जब फाइल डिलीवर करने रेवन स्ट्रीट पर पहुंचती है तो वहां पर कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि हे क्यूटी, कहाँ जा रही हो, क्यों ना हम थोड़ा साथ में खेलें। एमिली उन्हें गुस्से से देखती है और बोलती है कि खेलना है, तुम्हारी इतनी औकात है, मुझे हाथ लगाने से पहले मेरे बॉडीगार्ड से पूछो। लेकिन गुंडा हंसते हुए बोलता है कि बॉडीगार्ड्स, तुम उन 2 लूजर्स की बात कर रही हो जो वहाँ जमीन पर पड़े हैं। एमिली पीछे मुड़कर देखती है तो उसके दोनों बॉडीगार्ड्स पहले ही पिट चुके होते हैं। वो भागने की कोशिश करती है पर एक गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो। गुंडा बोलता है कि जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई आने वाला नहीं है तुम्हें बचाने। एमिली बोलती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था। तभी उसे सामने से एलेक्स नाइट जाता हुआ दिखाई देता है। एमिली चिल्लाती है, एलेक्स मुझे बचाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन एलेक्स नहीं रुकता। तभी सारे गुंडे एलेक्स को बो करते हैं, जिसे देखकर एमिली शॉक्ड हो जाती है। वो बोलते हैं कि बॉस, ये औरत हमारे कब्जे में है, अब इसका क्या करना है। एलेक्स बोलता है कि बस उसे मारना मत, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर एमिली के होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि ये गुंडे एक्चुअली में एलेक्स के हैं। वो बोलती है कि एलेक्स नाइट, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, अगर मुझे मारना है तो तुम खुद आओ ना, इन गुंडों को भेजकर मुझे पिटवा रहे हो, कैसे मर्द हो तुम, अगर हिम्मत है तो खुद सामने आओ। ये सुनकर एक गुंडा एमिली को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर एलेक्स आकर उसे रोकता है और एमिली को दीवार से लगाकर बोलता है कि तुम अभी बहुत ही चिल्ला रही थी ना, क्या हुआ, अब डर लग रहा है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना मैं खुद तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, समझ आया तुम्हें। अब दफा हो जाओ यहाँ से। एमिली बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। ये लो तुम्हारी हेयरिंग एड का चार्जर, मैं तब से इसे अपने साथ लेकर घूम रही थी, ये पकड़ो और अब गुड बाय फॉर एवर। वो चार्जर एलेक्स के हाथ में देकर वहाँ से निकल जाती है। एलेक्स उस चार्जर को फेंक देता है, पर फिर वो कुछ सोचता है और उसे उठाता है। इतनी रात को घर जाने में एमिली को बहुत ही डर लग रहा था और उसका फोन भी डेड हो गया था, तो वो दौड़ कर एलेक्स के पास जाती है और बोलती है कि एलेक्स, मुझे इस एरिया के बारे में नहीं पता। पर ऐसे एलेक्स कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप एलेक्स को फॉलो करके उसके घर पर पहुंच जाती है। एलेक्स पूछता है कि मेरा पीछा क्यों कर रही हो। एमिली बोलती है कि बहुत रात हो गई है, मुझे अकेले घर जाने में डर लग रहा है, क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकती हूँ। सिर्फ एक रात की बात है, मैं सुबह सबसे पहले निकल जाऊंगी और मैं जमीन पर सो जाऊंगी। एलेक्स कुछ नहीं बोलता और अंदर चला जाता है, जिसका मतलब हाँ होता है। अंदर आकर एमिली बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं, मेरे कपड़े बहुत ही गंदे हो गए हैं, मैं इन्हें धोना चाहती हूँ। एलेक्स उसे एक ड्रेस देता है और वो खुद नीचे सो जाता है और एमिली बेड पर। अगली सुबह घर जाते टाइम एमिली को एक पर्ची मिलती है। वो देखती है तो वो एलेक्स की हेयरिंग एड की रिपेयर स्लिप होती है। वो सोचती है कि इसका मतलब वो मशीन इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे ये उसे वापस देनी चाहिए। फिर वो सोचती है कि अभी नहीं, बाद में दे दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। जब एमिली अपने घर पर पहुंचती है तो उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम आ गई, डिनर बस रेडी होने वाला है, जाओ फ्रेश हो जाओ। एमिली किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम सूप में कुछ मिला रही हैं। वो शॉक्ड होकर पूछती है, मॉम आप ये क्या कर रही हैं, आप मेरी बहन के खाने में जहर मिला रही हैं। उसकी मॉम गुस्से से बोलती हैं कि तुम्हें इस बारे में पता है ना। एमिली को याद आता है कि नॉवेल में एमिली की असली माँ एक्चुअली में सोफी की स्टेप मदर हैं और ये पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं, इसीलिए वो कंपनी की असली हेयर सोफी को जान से मारना चाहती हैं।
लेकिन अगर हीरोइन ही मर गई तो मेल लीड को कौन बचाएगा। एमिली तुरंत बात संभालती है और बोलती है कि नहीं मॉम, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये मुश्किल काम आप मुझे करने दें। उसकी मॉम के जाते ही वो पॉइजन छुपा लेती है और एमिली को नॉर्मल पानी देती है। एमिली रात को सोचती है कि चलो मेरी बहन तो सेफ है, पर उसकी और हीरो की लव स्टोरी तो आगे बढ़ ही नहीं रही। अगर एलेक्स सच में डार्क कैरेक्टर बन गया तो मैं तो फिर भी मर जाऊंगी, मुझे कुछ करना होगा। तभी एमिली के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। अगली सुबह वो सूफी के पास जाती है और बोलती है कि सिस क्या तुम मेरा एक काम करोगी, ये मेरी एक दोस्त की हेयरिंग एड मशीन रेवन स्ट्रीट पर रिपेयर होने गई है, क्या तुम रास्ते में आते वक्त उसे पिक कर सकती हो और उसके आने का वेट कर सकती हो। और अपना पेट पकड़कर रोने का नाटक करती है। वो बोलती है कि मुझे पीरियड्स चल रहे हैं तो प्लीज सिस। सोफी मान जाती है और एमिली खुश होकर बोलती है कि थैंक्स सिस, तुम बहुत ही बेस्ट हो। एमिली दिल ही दिल में बहुत ही खुश होती है कि मैं तो असली लव कैटलिस्ट हूँ, लीड्स की जोड़ी बनाने में एकदम एक्सपर्ट। इतना परफेक्ट मौका दिया है मैंने, अब तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो ही जाना चाहिए। शाम हो जाती है, तभी सोफी अंदर आती है और गुस्से से बोलती है कि तुम्हारा वो दोस्त वहाँ पर आया ही नहीं, मैंने पूरा दिन वहाँ पर बैठकर उसका वेट किया। एमिली सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। सोफी बोलती है कि तुम ये हेयरिंग एड अपने दोस्त को खुद दे देना, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू वक्त नहीं है। एमिली सोचती है लेकिन एलेक्स के लिए तो ये हेयरिंग एड उसकी सबसे कीमती चीज थी, तो वो इसे लेने क्यों नहीं आया। तभी एमिली को किसी का फोन आता है। वो फोन उठाती है तो सामने वाला इंसान उसे बोलता है कि एमिली, रायन ने एक रूमर सुना है कि तुम एलेक्स नाइट को डेट कर रही हो। वो अपने गुंडों को लेकर एलेक्स के घर तोड़ने और उसे मारने गया है। ये सुनकर एमिली शॉक्ड हो जाती है। अब शिफ्ट होता है सीन जहां पर रायन को देखते हैं। वो अपने गुंडों के साथ एलेक्स के घर पर तोड़फोड़ कर रहा होता है। रायन गुस्से में चिल्लाता है, एमिली मेरी गर्लफ्रेंड है, किसकी हिम्मत हुई उसे हाथ लगाने की। तभी एक गुंडा बोलता है, रायन वो यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। रायन बोलता है तो क्या हुआ, मैं इसको तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ तोड़ दो। तभी रायन की नजर एक लंच बॉक्स पर पड़ती है। वो बोलता है कि ये तो एमिली का लंच बॉक्स है, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसी वक्त एलेक्स वहाँ पर पहुँच जाता है। रायन उसे देखकर हंसता है और बोलता है कि सही वक्त पर आए हो। वो अपने गुंडों को उसे मारने को बोलता है, पर एलेक्स सबको मार के नीचे गिरा देता है। एलेक्स बोलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं, मैं अगर तुम्हें अभी यहाँ पर मार भी दूं ना तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। और रायन को मार कर नीचे गिरा देता है, पर वो एक चाकू निकाल कर एलेक्स को मारने जाता है, पर एलेक्स बच जाता है और रायन को नीचे गिरा देता है। जिस पर रायन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम बस एक आवारा गुंडे हो जिसे कोई नहीं चाहता। एमिली तुमसे सिर्फ बात करती है क्योंकि उसे तुम पर तरस आता है और वो तुम्हारी तरफ बचे कुचे टुकड़े फेंकती है। तुम एक पैथेटिक लो लाइफ हो। मैं और एमिली एंगेज्ड हैं। स्टोन और हर चीज फैमिली की शादी पक्की हो चुकी है, तुम गटर के कचरे हो। ये सब सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है। एलेक्स चाकू उठाकर उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर एमिली आ जाती है और वो चाकू पकड़कर उसे रोक देती है और बोलती है कि एलेक्स मत करो। एमिली की बात सुनकर एलेक्स पीछे हट जाता है। एमिली जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है। डॉक्टर बताते हैं कि रायन की पसलियां टूट चुकी हैं। वो बोलती है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। रायन दर्द में भी एमिली से पूछता है, एमिली क्या तुम सच में इसके साथ हो। एमिली चिल्लाती है, शट अप, चुप रहो और हॉस्पिटल जाओ। रायन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी। एमिली सोचती है कि अगर वो यहाँ पर रुकी तो एलेक्स और भी ज्यादा भड़क जाएगा, इसलिए वो रायन के साथ छोड़ूंगा। रात को एमिली सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। नॉवेल का प्लॉट अब पूरी तरीके से ट्रैक से भटक चुका है, खासकर एलेक्स का बिहेवियर। वो खुद से बोलती है कि एमिली तुम यहाँ पर लीड्स का मैच फिक्सिंग करवाने आई हो, एलेक्स के साथ फ्लर्ट करने नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि मेरी बहन सोफी स्टोन इंटरप्राइजेस में वीपी है, अगर मैं एलेक्स को उसका सेक्रेटरी बना दूं तो वो दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा और मेरी बहन के साथ उसकी सेटिंग भी हो जाएगी। और वो एलेक्स का रिज्यूमे बनाने लगती है, पर वो गलती से वो रिज्यूमे एलेक्स को ही भेज देती है। तो वो तुरंत टेक्स्ट करती है और बोलती है कि रॉन्ग पर्सन, गलती से चला गया, सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रही थी और तुम्हारा रिज्यूमे सेंड कर रही थी। एलेक्स बोलता है कि कौन सी जॉब के लिए, बॉडी मेजरमेंट की जरूरत होती है और मेरे मेजरमेंट
तुम्हें कैसे पता? असल में वो इस नॉवेल की ऑथर है तो उसे हर कैरेक्टर के बारे में सब पता है, क्योंकि उसी ने ही इन्हें बनाया है। इधर एलेक्स अपने एक साथी से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, अगर एक लड़की पहले तुम्हें पिटवाती है, फिर अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाती है, हमेशा तुम्हारे आसपास घूमती है और तुम्हारे सारे मेजरमेंट्स और पसंद नापसंद को अच्छे से जानती है, तो इसका क्या मतलब है? वो बोलता है कि बॉस, इसमें कोई पूछने वाली बात है, वो आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद करती है। वैसे भी बॉस, उसने आपको बचाया है, तो जाहिर सी बात है ना कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। इधर एमिली अपनी बहन सोफी के पास जाती है और बोलती है कि सिस, तुम एक सेक्रेटरी ढूंढ रही थी ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट बंदा है। ये देखो, इसकी हाइट 6'2" है, हैंडसम है और मार्शल आर्ट्स जानता है, तो तुम लेट नाइट काम के वक्त सेफ रहोगी। बहुत स्मार्ट और एकदम प्रोफेशनल है। सबसे बड़ी बात, वो बहुत ही रिलायबल है, कंपनी के सीक्रेट्स कभी लीक नहीं करेगा। सोफी बोलती है कि तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती हो। सोफी पूछती है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? एमिली तुरंत बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। पर सोफी मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम सोफी से क्या कह रही थी? एमिली बोलती है कि कुछ नहीं मॉम, छोड़ो ना। तो मॉम गुस्से से चिल्लाती हैं, एमिली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रायन तुम्हारे चक्कर में पिट गया और तुम्हें कोई परवाह भी नहीं है, उल्टा तुम उसे रिजेक्ट कर रही हो। एमिली बोलती है कि मॉम, वो मेरे और रायन के बीच का मामला है, मुझे कोई परवाह नहीं। मॉम बोलती है कि तुम कल हॉस्पिटल जाओगी और रायन से सारी गलतफहमियां दूर कर दोगी और उसे बताओगी कि तुम्हारा और उस नाइट नाम के गुंडे का कोई चक्कर नहीं चल रहा। एमिली जिद पर अड़ जाती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ। मॉम उसे समझाती हैं कि एमिली, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। हजिस फैमिली का बिजनेस स्टेटस तुम्हें पता है ना, रायन से शादी करके ही तुम स्टोन फैमिली में अपनी जगह सिक्योर कर सकती हो और तभी तुम सोफी के सामने टिक पाओगी। एमिली बोलती है, पर मुझे फैमिली बिजनेस चाहिए ही नहीं और मैं रॉयन को पसंद नहीं करती। वैसे भी सोफी बहुत ही अच्छी है, मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारे साथ बुरा नहीं करेगी। जिस पर मॉम बोलती हैं कि वो बात अलग है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सोफी के पीछे इसीलिए पड़ी हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती, या इसीलिए क्योंकि तुम अपने डैड की असली बेटी नहीं हो? एमिली शॉक्ड रह जाती है। वो बोलती है कि आपने क्या कहा? मैं डैड की बेटी नहीं हूँ, मैं एक स्टोन नहीं हूँ। एमिली मन में सोचती है कि मैं खुद ही इस ड्रामा में फंस गई, ये तो गलत है। जब मैंने ये नॉवेल लिखा था तब तो ऐसा कोई प्लॉट ट्विस्ट ही नहीं था। तो मॉम बोलती हैं कि इसलिए मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर स्टोन्स को तुम्हारे बारे में पता चला तो हम दोनों को बाहर फेंक दिया जाएगा। देखो, 3 दिन बाद एक चैरिटी गाला है, वहाँ पर हचिस फैमिली आएगी। तुम वहाँ पर रायन से माफी मांग लेना, वो तुम पे फिदा है, माफ कर देगा। मैं बस तुम्हारा एक अच्छा फ्यूचर चाहती हूँ। 3 दिन बाद ब्राइटन सिटी के सबसे लग्जरियस चैरिटी गाला का दिन आता है। रायन वहाँ पर एमिली का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां बोलने लगती हैं कि इतना हैंडसम लड़का कौन है। रायन उसे देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। रायन गुस्से में उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अभी बाहर निकलो यहाँ से। तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ पर खड़े हो? ये ब्राइटन सिटी का सबसे लग्जरियस वेन्यू है, यहाँ सिर्फ अमीर और पावरफुल लोग आते हैं, कोई ऐरा गैरा यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। इनविटेशन कार्ड है तुम्हारे पास, तुम यहाँ पर चोरी करने आए हो ना? वो उसे मजीद बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी एमिली से एंगेजमेंट होने वाली है, तो शराफत से यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं जाओगे? रायन सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करता है और बोलता है कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तभी एमिली दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचती है और सोचती है कि एलेक्स ने इस दुनिया में बहुत साल तक सिर्फ नफरत और बुरा बर्ताव झेला है। उसे डार्क विलन बनाने से रोकने के लिए मैं अब किसी को भी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। रायन एमिली को देखकर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि एमिली, तुम फाइनली आ गई, चलो अंदर चलें। एमिली उससे अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है कि रायन, जब मैं हॉस्पिटल में थी तभी मैंने साफ बोला था कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर वो एलेक्स का हाथ पकड़कर बोलती है कि और सुनो, एलेक्स मेरा गेस्ट है, मैंने उसे इनवाइट किया है, किसकी हिम्मत हुई उसे हाथ लगाने की? ये सुनकर एलेक्स थोड़ा मुस्कुराता है। रायन गुस्से से बोलता है, एमिली, तुम पागल हो गई हो क्या? इसके लिए तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तभी एमिली की मॉम वहाँ पर आकर चिल्लाती हैं, एमिली, तुम रायन से इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? अभी माफी मांगो इससे। एमिली बोलती है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मॉम एलेक्स की तरफ गुस्से से देखकर बोलती हैं
कि ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मेरी बेटी को ना फंसाया होता तो वो ऐसा ना बनती। कुछ भी हो जाए, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलोगे। एलेक्स बिना कुछ बोले अपना इनविटेशन कार्ड निकाल कर दिखाता है। रायन बोलता है कि इनविटेशन कार्ड, इसके पास कार्ड कैसे आया? ये तो हर किसी को नहीं मिलता। मुझे भी मेरे डैड के थ्रू बड़ी मुश्किल से एक कार्ड मिला है। एलेक्स कार्ड दिखाकर बोलता है कि क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि एलेक्स के पास इस गाला का इनविटेशन कैसे आया। मॉम एमिली को एक कोने में लेकर जाती हैं और डांटती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हजीज फैमिली से पंगा मत लो, पर तुम कभी नहीं सुनती। उस गुंडे में ऐसा क्या खास बात है? एमिली बोलती है कि मैं बस किसी को ऐसे बुली होते हुए नहीं देख सकती, मैं तो बस उसका साथ दे रही थी, बस इतना ही। मॉम बोलती हैं कि इतनी ही सच्ची हो तो मार्शल आर्ट्स मूवी में काम क्यों नहीं कर लेती? मेरी बात ध्यान से सुनो, आज रात अब कोई बवाल मत खड़ा करना, वरना तुमसे मिस स्टोन का टाइटल छिन जाएगा और हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। दूसरी तरफ एक आदमी मिस्टर ड्रैक से बोलता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एलेक्स नाइट। रेवन स्ट्रीट पर ये सबसे कैपेबल बंदा है, अगर हमने इसे अपने काम का इंचार्ज बना दिया तो सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर ड्रैक एलेक्स को देखता है और बोलता है कि तुम्हारी रिकमेंडेशन पर मुझे भरोसा है, अच्छा काम करना, तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। एमिली छुपकर ये सब देख रही होती है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि मिस्टर ड्रेक, एलेक्स नाइट, ये तो वही मिस्टर ड्रेक है जो मेरी बुक का सबसे बड़ा विलेन है। ये एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एम्पायर चलाता है, लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक। इसका सारा इलीगल बिजनेस है, लेकिन ये सीन तो नॉवेल के मुताबिक 6 महीने बाद होना था ना, तो ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? तभी वहाँ पर कोई आता है। एमिली को लगता है कि ये मिस्टर ड्रेक है, पर वो एलेक्स होता है। वो एलेक्स से बोलती है कि एलेक्स प्लीज मिस्टर ड्रेक के लिए काम मत करो। एमिली सोचती है कि नहीं, मैं एलेक्स को मिस्टर ड्रेक के लिए काम करके विलन बनने नहीं दे सकती। वो एलेक्स से बोलती है कि अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो मैं तुम्हें अलाउंस दे सकती हूँ। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक अपार्टमेंट है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। अगर तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो मैं मदद कर सकती हूँ या कोई अच्छी जॉब ढूंढ दूंगी। एलेक्स उसके पास आता है और धीरे से बोलता है, व्हाट? फिर से मुझे अपना खिलौना बनाकर रखना चाहती हो? एमिली बोलती है, नहीं नहीं। एलेक्स बोलता है कि मेरी पूरी जिंदगी में मैं अकेला ही रहा हूँ, मैंने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है? एमिली बोलती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। एलेक्स बोलता है, एमिली क्या तुमने मुझे अभी अभी जाना है? सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, पर मैं कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं था। एलेक्स के जाने के बाद एमिली बहुत ही परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि टाइमलाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एलेक्स पहले से ही मिस्टर ड्रैक को जान चुका है। मुझे जल्दी करनी होगी प्लॉट को ट्रैक पर लाने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे लीड्स को हर हाल में जल्दी से साथ लाना होगा। मेरी बहन सोफी को ही अब एलेक्स को बचाना पड़ेगा। तभी एक लड़की एमिली से टकरा जाती है और उसके ऊपर वाइन गिर जाती है, पर वो फिर भी एमिली को बोलती है कि क्या तुम अंधी हो? चलो अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। एमिली बोलती है कि माफी मांगूं? तुमने मेरा ड्रेस खराब किया है और आप चाहती हैं कि मैं आपसे माफी मांगूं? और वो उस लड़के की ड्रेस और फेस पर वाइन गिरा देती है। दूर से एलेक्स और उसका साथी ये सब देखकर बोलता है, बॉस क्या मिस स्टोन हमेशा इतनी फेरी रहती हैं? वो आपके सामने ऐसी क्यों नहीं रहती? एलेक्स मुस्कुराकर बोलता है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है? इस तरह कोई उसे बुली नहीं कर पाएगा। फिर एमिली वॉशरूम जाती है अपना कपड़ा साफ करने, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक धमाकेदार मास्टर प्लान आता है। वो सोचती है कि मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं अपनी बहन सोफी को बोलूंगी कि वो मेरे लिए एक स्पेयर ड्रेस लेकर आए। फिर मैं नाटक करूंगी कि रूम का लॉक टूट गया है और बहन को उस रूम में लॉक कर दूंगी। फिर मैं एलेक्स को भेजूंगी उसे रेस्क्यू करने के लिए, और फिर वहाँ पर उन दोनों का लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। एमिली तुरंत सोफी को कॉल लगाती है, सिस क्या तुम मेरे लिए एक स्पेयर ड्रेस लेकर आ सकती हो? बहुत ही अर्जेंट है। सोफी बोलती है कि ठीक है। एमिली खुश होकर बोलती है कि ग्रेट। फोन रख के एमिली बहुत ही खुश हो जाती है कि मैं तो सच में एक टोटल जीनियस हूँ। गाला के चेंजिंग रूम के बाहर सोफी को चक्कर आता है और वो गिरने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो बोलता है कि मिस स्टोन क्या हुआ? आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मैं आपको आराम करने के लिए रूम में छोड़ दूं। सोफी बोलती है नहीं, मुझे बस हॉस्पिटल ले चलो, और बोलती है कि क्या आप ये ड्रेस चेंजिंग रूम में 302 में एमिली को दे देंगे? वो आदमी सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है, वहाँ भी इसकी बहन ही तो है, तो वो उसे हाँ बोल देता है। पर तभी वहाँ से एलेक्स और उसके साथी जा रहे
ہوتے ہیں۔ اس کا ساتھی بولتا ہے کہ یہ مینیجر وائن تو ایک نمبر کا ٹھرکی ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ تو ایلیکس اسے بولتا ہے کہ مینیجر وائن یہاں کیا چل رہا ہے؟ وائن ڈر کر بولتا ہے، او مسٹر نائٹ، میں تو بس مس اسٹون کو روم نمبر 302 میں ڈریس ڈیلیور کرنے جا رہا تھا۔ ایلیکس غصے میں ڈریس چھین لیتا ہے کہ مجھے دو، میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ روم کے اندر ایمیلی ویٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ایلیکس روم کو ناک کرتا ہے تو وہ بولتی ہے کہ تم فائنلی آ گئی، اور وہ ڈور کھولتی ہے پر سامنے ایلیکس کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے ڈریس دیتا ہے اور بولتا ہے کہ جلدی سے بدل لو، اور ایلیکس اس کا باہر ہی ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایمیلی ڈریس چینج کر کے باہر آتی ہے تو ایلیکس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ایمیلی اسے دیکھ کر بولتی ہے کہ اس کی چین نہیں لگ رہی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ ایلیکس چین لگاتا ہے اور اسے اپنا جیکٹ سے کور کر دیتا ہے تو ایمیلی بولتی ہے کہ میں نے یہ نہیں بولا تھا۔ تو ایلیکس بولتا ہے کہ گھر جانا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایمیلی حیران ہوتی ہے، پر مجھے ابھی اور بھی کام ہے۔ ایلیکس ضد کرتا ہے کہ گھر چلنا ہے نا، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ راستے میں ایمیلی پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو غلط ہے، میں گھر کیوں جا رہی ہوں، میری بہن کہاں پر ہے، اور تم ہی کیوں آئے ڈریس لے کر؟ ایلیکس تانا مارتا ہے تو تمہیں کون چاہیے ہوتا؟ ایمیلی بولتی ہے کہ میں تمہاری بات نہیں سمجھ رہی۔ تو ایلیکس بولتا ہے کہ تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ جو ڈریس لے کر آیا تھا وہ ایک آدمی تھا؟ ایمیلی بولتی ہے پر میں نے تو اپنی بہن کو کہا تھا۔ ایلیکس اس کے پاس آ کر بولتا ہے کہ ونسنٹ ڈرینک بہت ہی خطرناک آدمی ہے، اس سے دور رہو ورنہ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ایمیلی پوچھتی ہے کہ کیا تم جیلس ہو، کیا تم میرے لیے ورڈ ہو، اور تمہارا کیا؟ اگر تم اس کے لیے کام کرو گے تو کیا تم بھی اس کے جیسے بن جاؤ گے؟ ایلیکس اس کو اپنی طرف کھینچ کر بولتا ہے کہ نہیں، میں الگ ہوں۔ گھر پہنچ کر ایمیلی اس کی جیکٹ اسے واپس کر رہی ہوتی ہے پر وہ منع کرتا ہے اور اس کا ہیڈ پیٹ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو ایمیلی سوچتی ہے کہ یہ کپڑے دینے کیوں آیا، کیا اس کے دل میں میرے لیے فیلنگز شروع ہو گئی ہیں؟ تبھی وہ اپنا سر پکڑتی ہے اور بولتی ہے، ایمیلی، ایلیکس اور سوفی تو آفیشیل کپل ہیں، تم اپنے ہی ناول کے مین کپل کو کیسے توڑ سکتی ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ادھر سوفی گھر میں اپنی رپورٹ دیکھتی ہے اور ڈاکٹر کی بات کو سوچتی ہے، جس میں ڈاکٹر اسے بولتا ہے کہ مس اسٹون، رپورٹ کے مطابق آپ کو سچ میں زہر دیا گیا ہے، پر قسمت بہت اچھی تھی کہ زہر بہت پہلے کا ہے اور باڈی کو ڈیمیج کم ہوا ہے۔ میں میڈیسن لکھ رہا ہوں، پر گھر جا کر آپ نے کھانے پینے پر دھیان دینا ہے ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سوفی سوچتی ہے کہ مجھے زہر کون دے رہا ہے؟ اسے یاد آتا ہے کہ ایمیلی نے اسے پانی دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولتی ہے کہ 20 سال سے میں اس پریوار میں ڈر ڈر کر جی رہی ہوں، میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، کچھ نہیں چھینا، پر کیوں یہ لوگ مجھے چین سے جینے نہیں دیتے؟ اس کا مطلب ایمیلی میرے ساتھ اتنا اچھا ہونے کا ناٹک کر رہی تھی تاکہ میں اپنے گارڈز ڈاؤن کر دوں اور وہ مجھے زہر دے سکے۔ سوفی غصے میں ایمیلی کو میسج کرتی ہے، ایمیلی، کیا تم آج رات فری ہو؟ اور بولتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ابھی بھی وہی ڈرپوک اور پوزیسو سوفی ہوں؟ میں اپنا سب کچھ واپس لے کر رہوں گی۔ جیسے ہی ایمیلی کو میسج ملتا ہے تو وہ ترنت سوفی کے روم میں آتی ہے اور بولتی ہے کہ سس نے اچانک ڈنر پر کیوں بلایا، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر ڈسٹ بن پر پڑے رپورٹس پر پڑتی ہے، جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ سوفی کو پتا چل گیا ہے کہ میری موم نے اسے زہر دیا ہے، اسی لیے اس نے مجھے ڈنر پر بلایا، مطلب یہ ایک ٹریپ ہے۔ پر اچھی بات یہ ہے کہ لوکیشن ایلیکس کا نائٹ کلب ہے، وہاں سے بھاگنے کا چانس رہے گا۔ اس کے بعد ایمیلی کلب جاتی ہے اور سوفی سے بولتی ہے کہ سس تم نے ڈنر کے لیے ایسی جگہ کیوں چنی؟ سوفی بولتی ہے کہ کس نے کہا ہے کہ بار میں کھانا نہیں ملتا، بیٹھو۔ سوفی 2 ہینڈسم لڑکوں کو بلاتی ہے اور بولتی ہے کہ ایمیلی، تمہیں ہینڈسم لڑکے پسند ہے نا؟ ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک لڑکا ہنری بولتا ہے کہ بیوٹیفل، میں ہنری ہوں، سنگ اور ڈانس کر سکتا ہوں اور میرے 8 پیک ایبس ہیں، ٹچ کرنا ہے کیا؟ ایمیلی اسے پیچھے ہٹاتی ہے، نہیں ٹچ مت کرو۔ دوسرا لڑکا چارلز بولتا ہے کہ میں چارلز ہوں، باہر ڈرنک کر سکتا ہوں اور بیڈ پر تو اور بھی بہتر ہوں۔ ایمیلی پریشان ہو کر بولتی ہے کہ سیس یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں ابھی بہت ہی چھوٹی ہوں۔ سوفی بولتی ہے کہ او کم آن، مزہ ہی تو کر رہی ہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ لوگ ڈرنک کرنے لگتے ہیں۔ ایمیلی سوچتی ہے کہ اچھا ہوا میں نے اینٹی ڈرنک پل کھا لی تھی، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ سوفی کیا کرنے والی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایمیلی پوری ڈرنک ہو جاتی ہے، پر وہ ناٹک کر رہی تھی اور سوفی ان لڑکوں کو بولتی ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے کرو اور ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دینا، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ لڑکے بولتے ہیں کہ چلو روم بک کرتے ہیں۔
एमिली को सब समझ में आ जाता है। वो सोचती है कि सोफी तो ये तुम्हारा प्लान था, तुमने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं और मेरे साथ ऐसा कर रही हो। क्या तुम सच में वही कैरेक्टर हो जो मैंने लिखा था, जो बाहर से गुस्सैली पर अंदर से भोली थी? एमिली उन्हें पीछे धकेलती है और बोलती है कि पीछे हटो, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। लड़के हंसते हैं। तो तुम एक्टिंग कर रही थी? एमिली चिल्लाती है, अगर मैं बोलूं कि मेरा बॉयफ्रेंड एलेक्स नाइट है तो वो लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। एलेक्स नाइट इस क्लब का और पूरे रेवन स्ट्रीट का बॉस। तो उनमें से एक चेक करने के लिए एलेक्स के पास जाता है। इधर एलेक्स अपने ऑफिस में किसी से पैसे वसूल कर रहा होता है। तभी वो आदमी आता है और बोलता है कि एलेक्स, बाहर एक लड़की आई है जो बोल रही है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे मिलना चाहती है। एलेक्स गुस्से में बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कब से होने लगी, बाहर निकलो यहाँ से। वो आदमी वापस आकर बोलता है कि भाई मैंने चेक किया, ये लड़की झूठी है। एलेक्स नाइट ने कहा है कि वो इसे नहीं जानता। लड़के गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कि हमसे झूठ बोले, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एमिली उन्हें बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे हैं, मैं सबसे ज्यादा दूंगी पैसे, मैं स्टोन फैमिली की दूसरी बेटी हूँ। वो उन्हें अपना फोन और पासवर्ड दे देती है और भागने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं तो वो उन्हें एक पंच मार के भाग जाती है। एमिली को याद आता है कि नॉवेल में एलेक्स का ऑफिस ऊपर ही है और उसमें एक सीक्रेट पासवर्ड लगा है। एमिली जल्दी से ऊपर जाकर रूम में घुस जाती है। अंदर एलेक्स बैठा होता है। एमिली चिल्लाती है, एलेक्स तुम बास्टर्ड हो, तुमने क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानते? एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एमिली बोलती है कि तुम्हें पता था कि मैं डेंजर में हूँ, फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया, तुम मुझसे नफरत करते हो। एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई, क्या तुम मरना चाहती हो? एमिली बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे फंसाया गया था और मैं मदद मांगने आई थी, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो दोनों लड़के ऑफिस में आते हैं और बोलते हैं कि एलेक्स, इसी ने हमारा रूम खराब किया है और मेरे भाई को मारा है। वो बोलते हैं कि इसकी सिस ने इसे हमारे पास भेजा था ताकि हम इसके साथ खेल पाएं। एलेक्स उन्हें मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? वो बोलते हैं कि हमें सच में नहीं पता था बॉस कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। एलेक्स बोलता है कि माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं है, किस हाथ से टच किया था, दोनों हाथ काट दो इसके। फिर वो एमिली का पैर देखता है और बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? एमिली बोलती है कि उनके हाथ मत काटो। वो सोचती है कि मैं एलेक्स के हाथ दोबारा खून से गंदे नहीं होने दे सकती। एलेक्स पूछता है कि तुम खुद इस हाल में हो और इनकी साइड ले रही हो, आखिर असली वजह क्या है? एमिली बोलती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ गंदे हों और तुम एक नॉर्मल जॉब करो और अच्छे इंसान बनो। फिर वो एमिली को किस करने वाला होता है, पर एमिली उसे रोक लेती है। एलेक्स अपने असिस्टेंट को बुलाकर बोलता है कि उन्होंने जितना भी पैसा एमिली से लिया है उनसे उसका 10 गुना ज्यादा पैसा वापस लो, पर हाथ मत काटना। एमिली जाने लगती है तो एलेक्स उसे रोकता है और बोलता है कि ऑफिस का पासवर्ड तुम्हें कैसे पता चला? एमिली डर जाती है, ओह नो, मैं जोश जोश में पासवर्ड डाल गई, अब क्या एक्सप्लेन करूं? वो झूठ बोलती है कि वो बाहर वो गुंडे बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। फिर वो उसे अपना जैकेट पहनाता है और बोलता है कि रात हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। असिस्टेंट एलेक्स से बोलता है कि बॉस, ये पासवर्ड तो सिर्फ आपको और मुझे पता था, मिस एमिली को कैसे पता चला? रास्ते में एलेक्स उसे उसकी सिस के बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि वो हाफ सिस्टर है और ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी बहन खतरनाक है, बी केयरफुल। एमिली रास्ता देखकर बोलती है कि ये रास्ता हॉस्टल का नहीं है, हम गलत जा रही हैं। एलेक्स बोलता है कि अभी हॉस्टल बंद हो चुका है, तो क्या सड़क पर सोने का प्लान है? एमिली बोलती है कि नहीं, पर मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जा सकती। एलेक्स हंसता है और उसके पास जाकर बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मुझे पसंद करती हो, तो अब पीछे क्यों हट रही हो? एमिली बोलती है कि मैं पसंद करती हूँ, पर जब तुम बुरे काम करते हो तब नहीं। एलेक्स बोलता है कि रेवन स्ट्रीट पर रहकर तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करता हूँ? वो बोलता है कि मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है। एमिली सोचती है कि बहुत जल्द तुम अपने असली घर वापस जाओगे। ब्रिटेन में नाइट सबसे ऊपर हैं, तब तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। फिर जैसे ही वो लोग रूम में जाते हैं तो एमिली हैरान होती है और बोलती है कि ये तो वही नया घर है जो मैंने इसके लिए ढूंढा था, और सोचती है कि मुझे लगा था कि ये मना कर देगा, पर ये तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब मेरे पास अभी भी चांस है इसका दिमाग बदलने का। एलेक्स अंदर आकर बोलता है कि घर बुरा नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस ये काउच थोड़ा छोटा है। तुम
तुम्हें सोने में क्रैम्प्ड फील होगा। एमिली हैरान होकर पूछती है कि किसने कहा कि मैं काउच पर सो रही हूँ। तुम नहीं सो रहे। एलेक्स मुस्कुराकर उसे बेड की तरफ ले जाता है। एमिली बोलती है, लुक, ये छोटा सा बेड कितना क्यूट है। उसे देखकर एलेक्स हंसता है। यहाँ हमें समझ आता है कि वो भी अब धीरे धीरे एमिली को पसंद करने लगा है। अगली सुबह जब एमिली घर वापस आती है तो वो सोफिया से पूछती है कि कल जो कुछ भी हुआ क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी। सोफिया बोलती है कि कब तक ये शरीफ होने का नाटक करोगी। मुझे पहले से पता है कि तुम और तुम्हारी मॉम हमारे परिवार के लिए एक मुसीबत हो, इसीलिए तो मैं बहुत पहले विदेश भाग गई थी। मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदला, पर बदले में मुझे क्या मिला? तुम तो बस नाटक कर रही थी, है ना? ऐसा दिखा रही थी जैसे तुम बहुत ही अच्छी हो और मेरे साथ मिलकर रहना चाहती हो, पर ये सब तुमने मुझे जहर देने के लिए किया। एमिली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हो सकती हो। एमिली बोलती है कि अगर मैं सच में तुम्हें जहर देना चाहती ना, तो जब हॉस्पिटल को इस बारे में पता चला क्या तुम तब तक जिंदा रहती और क्या मैं तुमसे मिलना आती ताकि तुम्हें मुझे तकलीफ पहुंचाने का मौका मिले। सोफिया गुस्से में अंधी हो चुकी होती है। वो बोलती है कि माँ का कर्ज बेटी ही चुकाएगी, इसमें गलत क्या है? एमिली बोलती है कि तुम मुझे घटिया कह रही हो। तुमने मुझे असॉल्ट करने के लिए 2 आदमी भेजे थे और अब खुद को सच्चा दिखा रही हो। एमिली सोचती है कि सोफिया का कैरेक्टर तो पूरी तरीके से बदल गया है। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, उसके अपने प्रिंसिपल्स थे, पर अब वो बदल चुकी है। अगर ऐसा है तो क्या वो एलेक्स की किस्मत बदल पाएगी? उसे रियलाइज होता है कि सोफिया का कैरेक्टर पूरे तरीके से रुइन हो चुका है और अब वो उसका और एलेक्स का मैच नहीं करवा सकती और अब एमिली को ही कोई और रास्ता निकालना होगा ताकि एलेक्स जल्दी से नाइट्स परिवार का वारिस बन सके। एमिली को याद आता है कि नॉवेल में एलेक्स की नाइट्स परिवार में वापसी तब होती है जब वो मिस्टर फोस्टर से मिलता है, पर मिस्टर फोस्टर का एंट्री सीन अभी नहीं होना था, इसीलिए एमिली खुद उन्हें ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में एक लेडी उसे बताती है कि उनके पोते ने किसी से पैसे उधार लिए थे और उन्होंने उसे लॉक कर दिया है। वो उसी को छुड़ाने गई हैं। एमिली पूछती है कि पैसे उधार लिए, किससे लिए थे? लड़की एक बार की तरफ इशारा करती है। एमिली देखती है कि ये तो एलेक्स नाइट्स का एरिया है। क्या कोइंसिडेंस है? एमिली जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि मिस्टर फोस्टर जमीन पर बैठे हैं और उनकी आंखों से खून निकल रहा है। एमिली सोचती है कि तुमने एक एनपीसी को ही अंधा कर दिया, वो तुम्हें पहचानेंगे कैसे? वो अंदर जाकर एलेक्स पर चिल्लाती है, एलेक्स नाइट, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मिस्टर फोस्टर को अंधा क्यों करवाया? तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? कितने बेरहम हो तुम? असिस्टेंट अंदर आकर एक्सप्लेन करता है, मिस एमिली आप गलत समझ रही हैं। इनकी आंखें हमने खराब नहीं की। ये दोपहर को खुद हमारे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे थे तो एलेक्स ने उन्हें अंदर लाया ताकि हम उनकी मदद कर सकें। एलेक्स बोलता है कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ। तभी वो बोलती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। एलेक्स परेशान हो जाता है कि एमिली को क्या हो गया। कोई एम्बुलेंस बुलाओ अभी के अभी। एमिली धीरे से बोलती है कि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है, मुझे बस थोड़ी चीनी दे दो। एलेक्स गुस्से में बोलता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो। एलेक्स का असिस्टेंट बोलता है कि मिस एमिली को शुगर चाहिए, फिर वो उसे एक चॉकलेट देता है और एलेक्स उसे खिलाता है। थोड़ी देर में एमिली ठीक हो जाती है। एलेक्स पूछता है कि अब बेटर फील कर रही हो? एमिली बोलती है कि हाँ, खाना भूल गई थी इसीलिए ऐसा हुआ, पर अब मैं ठीक हूँ। एलेक्स उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाता हूँ। इतनी बड़ी हो गई हो पर खुद का ध्यान तक नहीं रख सकती। एमिली शॉक्ड हो जाती है कि ये अचानक इतना कैसे बदल गया। तुम मुझसे इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो? एलेक्स उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे साथ। एमिली सोचती है कि इसने कहा सिर्फ मेरे साथ, पर वो तो मेरी बहन का हीरो है। क्या वो सच में मुझे पसंद करने लगा है? फिर वो लोग डिनर के लिए जाते हैं। एमिली पूछती है कि एलेक्स क्या हो, अगर तुम जिसे पसंद करते हो वो तुम्हें पसंद ना करे तो तुम क्या करोगे? एलेक्स बोलता है कि कुछ भी करना पड़े मैं उसे हासिल करूंगा। जो मेरा है उसे कोई और हाथ नहीं लगा सकता, और उसका हाथ जोर से पकड़ता है। तभी एमिली देखती है कि एक बच्चे के ऊपर कुछ गिरने वाला है तो वो तुरंत जाकर उस बच्चे को कवर करती है और एलेक्स भी भागते हुए उसको वहाँ से हटाता है और बोलता है कि क्या जरूरत थी तुमने ये करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तभी उस बच्चे की मॉम आती हैं
اور انہیں دیکھ کر ایلیکس کو اپنا بچپن یاد آتا ہے اور وہ بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے اور ایملی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے لیے پریشان ہوتی ہو؟ ایملی بولتی ہے کہ ہاں، ہمیشہ تم ہی ہو جس کے لیے میں سب سے زیادہ وری کرتی ہوں۔ یہ سن کر ایلیکس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ ایملی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے کس کر لیتا ہے۔ ایملی شاکڈ ہو کر پیچھے ہٹتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے، جسے دیکھ کر ایلیکس ہنستا ہے۔ گھر آ کر رات کو بھی ایملی وہی کس کے بارے میں سوچتی ہے۔ اگلی صبح ایملی اپنا دماغ لگاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مسٹر فوسٹر تو اندھے ہو چکے ہیں، اب پلاٹ کیسے آگے بڑھے گا؟ ایلیکس نائٹس پریوار تک کیسے پہنچے گا؟ میں خود ہی نائٹس کو بتا دیتی ہوں کہ ایلیکس ان کا کھویا ہوا چھوٹا بیٹا ہے۔ ایملی نائٹس پریوار کے بڑے بیٹے ایڈورڈ نائٹ سے ملتی ہے۔ ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ مس ایملی، کیا آپ کو پتا ہے کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ ایملی بولتی ہے کہ ہاں، نائٹس پریوار کا کھویا ہوا وارث مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اور بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ سٹونز اور نائٹس بزنس رائیولز ہیں، پر میں فیملی بزنس میں انوالو نہیں ہوتی، اسی لیے مجھے فرق نہیں پڑتا، پر وہ لڑکا بالکل آپ کے جیسا دکھتا ہے اور وہ ہمیشہ سے اپنے پریوار کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا تاکہ اسے ایک اچھی زندگی ملے۔ ایڈورڈ پوچھتا ہے کہ وہ ابھی کہاں پر ہے۔ ایملی اسے لے کر ایلیکس کے پاس جاتی ہے، ان کی اسپیٹنگ امیج ہے، یہ سچ میں میرا بھائی ہے۔ ایڈورڈ ایلیکس کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے، ہیلو، میں ایڈورڈ نائٹ ہوں، سی ای او آف ایور کور گروپ۔ ہمارا پریوار 20 سال سے اپنے چھوٹے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے، تم بالکل میری ماں جیسے دکھتے ہو، تو کیا تم میرے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے ریڈی ہو؟ ایملی بولتی ہے کہ ایلیکس، یہ سچ میں تمہارا بھائی ہو سکتا ہے۔ ایلیکس ایملی کی طرف دیکھتا ہے، جہاں ایملی نے پہلے کہا تھا کہ اگر تم برے کام کرو گے تو میں تمہیں پسند نہیں کروں گی۔ ایلیکس بولتا ہے، اوکے، میں ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہوں۔ ایملی خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ایلیکس، تم فائنلی گھر جا رہے ہو۔ 3 دن بعد نیوز میں پتا چلتا ہے کہ ایور کور نائٹس فیملی نے اپنا 20 سال سے کھویا ہوا بیٹا ڈھونڈ لیا ہے اور اب وہ بزنس سنبھالے گا۔ ایملی اور اس کی موم ساتھ میں بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ اس کی موم بولتی ہیں کہ ریون اسٹریٹ کا گنڈا اب نائٹ پریوار کا وارث بن گیا ہے، کیا قسمت بدلی ہے۔ موم بولتی ہیں کہ ایملی، 3 دن بعد نائٹس نے ایک ویلکم پارٹی رکھی ہے، برٹن کے سارے بڑے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ اب ہم 3 دن بعد پارٹی میں دیکھتے ہیں۔ پارٹی میں موم ایملی کو لے کر جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تمہیں رائن پسند نہیں ہے نا، تو آج یہاں بہت سارے ینگ اور سکسیسفل لڑکے آئے ہیں، میں نے کچھ سلیکٹ کیے ہیں، چلو ملتے ہیں۔ ایملی بولتی ہے کہ موم، میں ابھی کالج میں ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور وہ اسے سب سے ملانے لگتی ہیں۔ تبھی کوئی ایملی کو ٹکر مارتا ہے اور وہ گرنے والی ہوتی ہے، پر وہیں پر ایک لڑکا اسے بچا لیتا ہے اور ان کے ساتھ میں کوئی چھپ کر فوٹو لیتا ہے۔ ادھر پارٹی کے مین ہال میں سب لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ سارے گیسٹ آ گئے، پر ایلیکس کہاں ہے؟ وہ ہمیں ویٹ کروا رہا ہے، ایک بچہ بڑوں کو ویٹ کروا رہا ہے، یہ بہت ہی ڈس ریسپیکٹفل ہے، اس کا گروپ میں آنا ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ ایڈورڈ انہیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ انکلز، چنتا مت کیجیے، ایلیکس کو ایک ایمرجنسی کام آ گیا تھا اور وہ آتا ہی ہوگا۔ ایڈورڈ اپنے گارڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے فون اٹھایا؟ وہ بولتا ہے کہ نہیں سر۔ ایڈورڈ سوچتا ہے کہ یہ نائٹ پریوار کے رشتہ دار بہت ہی چالاک ہیں، اگر ایلیکس آج نہیں آیا تو یہ اسے کمزور سمجھیں گے اور میں بھی اسے نہیں بچا پاؤں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوٹو کھینچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایڈورڈ ہوتا ہے۔ وہ اس فوٹو کو ایلیکس کو بھیجتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم جلدی نہیں آئے تو تمہاری گرل فرینڈ کوئی اور لے جائے گا، ایسا اس نے ایلیکس کو جلدی بلانے کے لیے کیا تھا۔ ایملی جا رہی ہوتی ہے، تبھی کوئی اسے پکڑ کر کھینچتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلیکس ہوتا ہے۔ ایملی بولتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ ایلیکس غصے میں اسے وہی فوٹو دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرو۔ وہ بولتا ہے کہ کیا تمہیں ہاتھ دھوئے؟ ایملی شاکڈ ہو جاتی ہے، واٹ؟ ایلیکس بولتا ہے، اس کا مطلب تم نے ہاتھ نہیں دھوئے، اور وہ اس کا کپڑے پھاڑ دیتا ہے، جس میں ایملی بولتی ہے کہ میری ڈریس خراب کر دی، اب میں باہر کیسے جاؤں گی؟ ایلیکس اس کا ہاتھ دیکھتا ہے، اس آرم کو اس نے ٹچ کیا تھا نا، چاہتے ہو کہ میں اسے کاٹ کر الگ کر دوں؟ ایملی چلاتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو، میں اسے جانتی تک نہیں، میں گرنے والی تھی تو اس نے مجھے اٹھانے میں مدد کی تھی۔ پھر ایملی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی اسی وقت اپنے ہاتھ دھو کر آتی ہوں، جب تک تم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اب خوش ہو؟ ایملی ہاتھ دھونے آتی ہے اور بولتی ہے کہ اب خوش۔ پھر وہ بولتی ہے کہ میرے ڈریس کے پیسے دو۔ ایلیکس اسے ایک نئے کپڑوں کا باکس دیتا ہے۔ ایملی شاکڈ ہو جاتی ہے، وہ بولتی ہے کہ تم نے پہلے سے ہی میرے لیے آؤٹ فٹ ریڈی کر رکھا تھا۔ ایملی ڈریس پہنتی ہے تو وہ بالکل پرفیکٹ آتی ہے۔
एलेक्स गुस्से से बोलता है कि उस लड़के से दूर रहना। एमिली बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। जब भी तुमसे मिलती हूँ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, और वैसे भी तुम मेरे कुछ नहीं लगते, जो मुझे ऑर्डर दो। एलेक्स उसके पास जाकर उसे दीवार से लगाकर बोलता है कि हमने किस किया है, अब मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकता हूँ। एमिली बोलती है पर तुम्हें तो मेरी बहन सोफिया को पसंद करना चाहिए था। एलेक्स गुस्से से बोलता है कि तुम बहुत ही बोलती हो, बकवास बंद करो। नो वंडर तुम हमेशा अपनी बहन की बात करती हो। तो तुम हमारी सेटिंग करवाना चाहती थी, पर तुम्हारा हिडन मोटिव क्या है? मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एमिली को अपना आंसर मिल जाता है। वो सोचती है कि मेरी बहन अब पहले जैसी भोली नहीं रही, तो शायद मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं एलेक्स को खुद बदल सकती हूँ, और वैसे भी मैं अभी इसे प्यार करने लगी हूँ। हॉल में आते ही एलेक्स की मॉम एमिली के पास आती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे दिए क्लूज की वजह से ही हम आज साथ हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है। मॉम उसे बोलती हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। नाइट्स परिवार का हर बच्चे को ये लकी लॉक मिलता है। तुम्हारे खोने के बाद मैंने इसे संभाल कर रखा था, और आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। और उन्हें साथ करके चली जाती है। माँ के जाने के बाद एमिली बोलती है, एलेक्स हैप्पी बर्थडे। एलेक्स बोलता है, तो मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? एलेक्स हंसता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होकर तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। एलेक्स एमिली के चेहरे के पास आता है। एमिली आंखें बंद कर लेती है। तो एलेक्स बोलता है कि क्या लगा, मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? एमिली बोलती है कि आज से हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। एलेक्स उसके कान को बाइट करता है। ये एमिली को भी अच्छा लगता है, पर वो उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। रात को एमिली वही किस के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि वो सच में मुझे पसंद करता है, और कहानी अब इस ट्रैक पर आगे बढ़ेगी। सोफिया सीधे एलेक्स के पास जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि नाइट्स परिवार ओवरसीज में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, और स्टोन्स के पास ओवरसीज रिसोर्सेज बहुत हैं। हमें पार्टनरशिप के बारे में सोचना चाहिए। एलेक्स मना कर देता है। तुम यहाँ अकेली आई हो, पर कोई चांस नहीं है। सोफिया पूछती है, क्या तुम एमिली की वजह से मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? एलेक्स गुस्से से बोलता है कि मैं बस उस इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जिसने अपनी ही बहन को बर्बाद करने की कोशिश की। सोफिया बोलती है कि एमिली इतनी सेल्फिश और घटिया है, फिर भी तुम उसकी साइड ले रहे हो। उसने और उसकी माँ ने मुझे जहर देने की कोशिश की, मैं तो बस अपना बदला ले रही थी। एलेक्स गुस्से में उसका गला पकड़कर बोलता है, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया ना, तो मैं स्टोन परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। सोफिया बोलती है, मुझे धमकी दे रहे हो तो सुनो, एमिली असलियत में स्टोन्स फैमिली की वारिस नहीं है। सोचो अगर ये बात मैंने इंटरनेट पर लीक कर दी तो उस स्टोन की प्यारी बेटी का क्या हाल होगा? एलेक्स बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? सोफिया एक पेपर आगे बढ़ाती है। अगर चाहते हो कि वो बर्बाद ना हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। एमिली को बचाने के लिए एलेक्स बोलता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, पर तुम एमिली से दूर रहोगी वरना अच्छा नहीं होगा। सोफिया की असिस्टेंट बोलती है, मिस सोफिया, क्या आप सच में ये सीक्रेट छुपाने वाली हैं? सोफिया बोलती है, मैंने कब कहा कि मैं छुपा रही हूँ? एक बार एलेक्स डेज से बाहर चला जाए, मैं सीधे डैड के पास जाऊंगी और एमिली की धज्जियां उड़ाकर उसे घर से बाहर फेंक दूंगी। और सीईओ एलेक्स नाइट, वो तो बस एक मोहरा है जिसे मैं अपना रास्ता साफ करने के लिए यूज कर रही हूँ। एमिली जैसे ही घर पर आती है तो डैड बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, हमने 20 साल तक पाला तुझे। एमिली की मॉम बोलती हैं कि गुस्सा मुझ पर निकालो, एमिली मासूम है, उसे कुछ भी मत कहो। डैड चिल्लाते हैं, तुम दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तभी सोफिया आकर डैड को रोकती है। डैड काम डाउन, ये बात अभी सिर्फ हम जानते हैं। अगर हमने उसे अभी बाहर निकाला तो परिवार की इंसल्ट सबके सामने हो जाएगी। स्टोन फैमिली अभी क्राइसिस में है, हमें होजेस परिवार की मदद चाहिए। और रायन होजेस एमिली को पसंद करता है। अगर एमिली की शादी रायन से हो जाएगी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डैड को बात समझ में आती है। हाँ, इतने साल पाला है तो कचरे की तरह फेंकने से अच्छा है इसका इस्तेमाल किया जाए। डैड एमिली से बोलते हैं, तुम घर में रहोगी पर तुम्हें रायन से शादी करनी पड़ेगी। एमिली बोलती है, पर मैं रायन को पसंद नहीं करती। डैड गुस्से में बोलते हैं कि हमने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। आज से तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी।
शादी की तैयारियां शुरू करो। गार्ड्स उसे खींच कर ले जाने लगते हैं। सोफिया पीछे से देखकर हंसती है और बोलती है कि एंगेजमेंट पार्टी में मैं तुम्हें पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा मजाक बनाऊंगी। तब डैड सिर्फ मुझ पर भरोसा करेंगे और स्टोन्स का सब कुछ मेरा होगा। एंगेजमेंट के दिन उसे जबरदस्ती तैयार करने के लिए लाया जाता है। एमिली भागने का बहाना बनाती है। वो बोलती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि जल्दी आना। वॉशरूम के पास एमिली को एक बच्ची दिखती है। वो उसे कैंडी देती है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी स्मार्ट वॉच बोरो कर सकती हूँ? बच्ची हाँ बोल देती है। एमिली जल्दी से एलेक्स का नंबर डायल करती है पर एलेक्स कॉल को नहीं उठाता। नेक्स्ट सीन में हम एमिली को देखते हैं जो स्टेज पर आती है। जैसे ही रिंग एक्सचेंज करने का वक्त आता है तो अचानक एक गेस्ट बोलता है कि एमिली स्टोन असली मिस स्टोन नहीं है, ये एक फ्रॉड है। वो डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि एमिली उनकी बेटी नहीं बल्कि उसकी माँ के अफेयर का नतीजा है। जॉन स्टोन 20 साल से धोखा खा रहा था। हॉल में खड़े लोग बातें करने लगते हैं। स्टोन्स की इज्जत मिट्टी में मिल गई। दूसरों की बेटी पाल रहे थे। सब बोलते हैं कि ये गुंडों की पैदाइश हुजिस परिवार की बहू बनेगी। रायन की माँ स्टेज पर आकर बोलती है हुजिस फैमिली कचरा नहीं संभालती, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। रायन बोलता है पर मॉम मैं एमिली से प्यार करता हूँ। पर उसकी मॉम उसकी एक भी नहीं सुनती। एमिली स्टेज पर अकेली रो रही थी। तभी एलेक्स आता है और बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा। एलेक्स फैमिली के पास आता है और मुस्कुराकर बोलता है कि कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने दूसरे से एंगेजमेंट कर ली, क्या तुम मुझे अदर मैन बनाना चाहती हो? एमिली उसे देखकर बोलती है कि तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? रायन की माँ चिल्लाती है एमिली मुझे लगा था कि तुम बस लो क्लास हो, पर तुम तो एक नंबर की शेमलेस बिच हो। तुम तो दो मर्दों को घुमा रही हो। एलेक्स गुस्से में उसके पास जाता है और बोलता है कि आज के बाद अगर किसी ने अपनी जबान खोली ना तो मैं उसकी जबान बाहर खींच लूंगा। रायन के डैड उसकी मॉम को बोलते हैं कि ये तो नाइट परिवार का वारिस है, हमारा बिजनेस इस पे डिपेंडेंट है, चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर एलेक्स और एमिली वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स उसे बोलता है रायन से शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी ना? एमिली चिल्लाती है कि मैं एक्साइटेड नहीं थी, मुझे फोर्स किया गया था और उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया था। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की पर तुमने उठाया ही नहीं। एलेक्स उसे बीच में ही किस कर लेता है और बोलता है बोलो आगे बोलो, जिस पर एमिली शर्मा जाती है। एलेक्स उसे अपार्टमेंट में लेकर आता है और बोलता है कि अब तुम स्टोन्स के घर वापस नहीं जाओगी, यहाँ मेरे साथ रहोगी। फिर वो पूछता है स्टोन्स की बेटी ना होने पर कैसा लग रहा है? एमिली बोलती है मेरी मॉम ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। फिर एलेक्स उसका मूड ठीक करने के लिए बोलता है चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले चलता हूँ। मूवी देखकर बाहर आते वक्त एमिली अचानक शॉक्ड हो जाती है। वो सामने एक लड़के को देखती है जो उसकी रियल वर्ल्ड का नेबर होता है, जिसका नाम होता है लूकस रिवर्स। वो लूकस के पीछे भागती है पर वो भीड़ में गायब हो जाता है। एलेक्स गुस्से से पूछता है कि तुम किसके पीछे भाग रही थी? एमिली सोचती है अगर इस साइको को पता चला कि मैं किसी और मर्द के पीछे भाग रही थी तो ये बवाल कर देगा। वो झूठ बोलती है कि वो मुझे लगा कि वो मेरी रूममेट का एक्स है जिसे मैंने पैसे उधार दिए थे और दे नहीं रहा था, मैं तो बस उसे पैसे लेने जा रही थी। एलेक्स बोलता है कि सच में? एमिली बोलती है कि आई स्वेयर मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। एलेक्स बोलता है अपनी आंखें बंद करो। एमिली आंखें खोलती है तो वो एक फुलझड़ी लेकर आता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और दोनों साथ में फुलझड़ी जलाते हैं। एमिली इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि एलेक्स बदल गया पर हम दो अलग दुनिया से हैं, क्या हम साथ रह पाएंगे? किस करते करते वो दोनों घर आते हैं और एमिली को बेड पर लेटाता है पर एमिली बोलती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो एलेक्स उसके फॉरहेड पर किस करता है और बोलता है ओके मैं वेट करूँगा। पर एमिली को नींद में भी लूकस के सपने आते हैं और वो उसका नाम चिल्लाती है। एलेक्स ये सुन लेता है और गुस्से में लूकस रिवर्स की बैकग्राउंड चेक करवाता है, जहाँ रिपोर्ट आती है कि पिछले 22 साल में एमिली और लूकस का कोई कनेक्शन नहीं रहा। एलेक्स को समझ आ जाता है कि एमिली झूठ बोल रही है। अगले दिन एमिली छुपकर लूकस से एक कॉफी शॉप में मिलती है। लूकस उसे देखता है और बोलता है सनी, जो कि एमिली का असली नाम होता है, ये तुम हो ना? एमिली रोते हुए बोलती है लूकस तुम यहाँ पर कैसे? एमिली बताती है कि वो इस बुक की विलन बन चुकी है। लूकस पूछता है क्या तुमने असली दुनिया में वापस जाने का सोचा है? वहाँ तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। एमिली सोचती है कि दादी परेशान है पर अगर मैं चली गई तो एलेक्स का क्या होगा? लूकस बोलता है कि सनी तुम यहाँ रुकने का तो नहीं सोच रही ना? एमिली बोलती है नहीं मैं वापस जाना चाहती हूँ और इनका वीडियो बनाकर एलेक्स का आदमी उसे भेज देता है।
एलेक्स वहाँ गुस्से में आता है। लूकस को देखकर वो पागल हो जाता है। एमिली डर के मारे लूकस को बोलती है तुम जाओ यहाँ से, मैं बाद में कॉल करूंगी। लूकस के जाने के बाद एलेक्स उसे जबरदस्ती किस और बाइट करने लगता है और उसका हाथ अपनी टाई से बांध देता है और उसे घर ले जाकर बेड में पटक देता है और उसे किस करता है। एमिली बोलती है कि एलेक्स वो बस एक दोस्त है और मेरी बात सुनो। एलेक्स रोता है कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ पर तुम हर बार झूठ बोलती हो, मैं अब तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। एमिली को रियलाइज होता है कि एलेक्स बचपन से अकेला रहा है, इसीलिए वो इतना इनसिक्योर है। एमिली बोलती है कि एलेक्स ट्रस्ट मी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। एलेक्स ऑफिस में ज्वेलर्स को रिंग का ऑर्डर दे रहा होता है ताकि वो एमिली से शादी कर सके, पर तभी उसे एमिली की एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ और चली जाऊंगी, और उसे सब समझ में आ जाता है। एलेक्स का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि एमिली ने उसे फिर से एक खिलौना समझा और धोखा दिया। वो एमिली को डायरी दिखाता है और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए बोलता है कि तुमने मेरे साथ गेम खेला ना, मुझे एक टॉय समझा। एमिली रोती है, नहीं, मेरा मकसद तुम्हें बदलना था क्योंकि मैंने ही तुम्हें क्रिएट किया है, तुम्हारा दर्द मेरी वजह से है। एलेक्स चिल्लाता है, तो तुम सेवियर बनने का नाटक कर रही थी, मैं तुम पर अब कभी भरोसा नहीं करूँगा। और वो उसे लॉक करके चला जाता है और अपने ऑफिस में जाकर ड्रिंक करने लगता है। एलेक्स का असिस्टेंट एमिली के पास जाता है और उसे लॉक की चाबी देता है। बॉस ने तुम्हें लॉक करने का कहा था पर वो खुद तुम्हें दुख नहीं दे सकता, ये चाबी उन्होंने जानबूझकर छोड़ी है। वो पिछले 1 महीने से रोज दारू पी रहे हैं और वो तुम्हें खोने से बहुत डरते हैं। एमिली को बहुत ही गिल्टी फील होता है। नेक्स्ट डे एमिली एलेक्स का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद बेल बजती है तो वो देखती है कि सोफिया एलेक्स को लेकर आ रही है और एलेक्स पूरा ड्रंक है। वो एमिली को देखकर ताना मारती है, तो तुम दोनों सच में एक साथ रह रहे हो? वैसे एक बात बताऊं, पहले तुम दोनों का मैच फिर भी ठीक था, तुम एक फेक हेयरिस्ट थी जिसे सेवियर बनने का शौक था और ये परिवार से निकाला हुआ एक आवारा गुंडा, पर अब तुम एक पराई हो चुकी हो और ये नाइट कॉर्पोरेशन का असली वारिस है। सिर्फ मेरे जैसी एक प्रॉपर परिवार की लड़की ही इसके साथ खड़ी होने के लायक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बोल दिया कि तुम इसे पसंद करती हो तो तुम इसे चिपकी रहोगी? एमिली बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। एलेक्स को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। सोफिया हंसती है, फर्क नहीं पड़ता? अगर फर्क नहीं पड़ता तो आज दोपहर की हाई सोसाइटी पार्टी में वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? वो तुम्हें इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि उसकी नजर में तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे ये तक नहीं पता कि वो खुद कौन है। तुम हाई सोसाइटी में उसके साथ खड़े होने के लायक नहीं हो। सोफिया आगे बढ़ती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ। नाइट्स और स्टोन्स के बीच एक डील हो चुकी है और 2 बड़े परिवारों को हमेशा के लिए बांधने का सबसे सॉलिड तरीका क्या होता है? तुम समझ सकती हो ना? पैसे लो और एलेक्स को छोड़ दो, इससे पहले कि नाइट्स को तुम्हारी असली सच पता चल जाए और वो तुम्हें कचरे की तरह बाहर फेंक दे, और वहाँ से चली जाती है। एमिली बहुत टूट जाती है। वो सोचती है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूँ, चाहे मैं एलेक्स से जितना भी प्यार करूँ, हमारी कहानी का अंत वैसा ही हो रहा है जैसा नॉवेल में तय था। मुझे सच में चले जाना चाहिए। अगली सुबह एलेक्स जब अपने होश में आता है तो एमिली वहाँ पर नहीं होती, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है। वो बताता है, बॉस कल रात आपने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी। मिस सोफिया आपको ढूंढते हुए आई थी और उन्होंने घर ले जाने की जिद की। आपने भी मना नहीं किया और हम उन्हें रोक नहीं पाए। एलेक्स सोफिया को कॉल लगाकर पूछता है कि एमिली कहाँ पर है। सोफिया वहाँ आकर ताना मारती है, एमिली कौन? कल रात जब मैं तुम्हें छोड़ने आई थी तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी बहन शुरू से झूठी है, लगता है कि वो तुमसे थक गई है और चली गई है। एलेक्स चिल्लाता है, एमिली मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कोई ना कोई वजह जरूर होगी, उसे ढूंढो। इधर एलेक्स अपने गुंडों पर चिल्लाता है कि तुम एक लड़की को नहीं ढूंढ सकते, क्या फायदा तुम्हारा? तभी उसे एक आदमी की कॉल आती है। वो बोलता है कि मिस्टर नाइट, हमने मिस स्टोन को ढूंढ लिया है। एक एम्प्लॉय ने उन्हें सामने वाले कॉफी शॉप में देखा है। एलेक्स तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। कॉफी शॉप के बाहर एमिली खड़ी होती है और कॉल में लूकस उसे पूछता है, सनी क्या तुम सच में ये करने वाली हो? एमिली बोलती है, हाँ, भले ही हमारा ब्रेकअप हो रहा है पर मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी। तभी दूर एक गाड़ी में सोफिया बैठी होती है और अपने आदमी को बोलती है कि गाड़ी से इसे उड़ा दो। सामने से एमिली एलेक्स को आता हुआ देख लेती है और एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी, तो वो दौड़कर जाती है और एलेक्स को वहाँ से हटा देती है और वो गाड़ी एमिली को टक्कर मार देती है। एलेक्स उसे बोलता है,
ایمیلی ایمیلی پلیز آنکھیں کھولو۔ ایمیلی آخری سانسیں لیتے ہوئے بولتی ہے ایلیکس میں یہاں تمہیں بتانے آئی تھی، اور اسے ایک بریسلٹ دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں ایلیکس کا آدمی آ کر رپورٹ دیتا ہے سر میں نے پتہ لگا لیا ہے، وہ گاڑی چوری کی تھی پر اس کی اصلی مالک سٹونز کی بڑی بیٹی صوفیہ ہے۔ ایلیکس بولتا ہے کہ مجھے صوفیہ ہر حال میں ڈیڈ چاہیے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آ کر بتاتا ہے کہ وہ ابھی خطرے سے باہر ہے، پر سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آئی ہے۔ اگر ہوش آ گیا تو ریکوری ہو جائے گی ورنہ وہ کوما میں جا سکتی ہے۔ تبھی لوکس ایلیکس کے پاس آتا ہے اور ایک باکس دیتا ہے۔ ایمیلی نے تمہارے لیے یہ منگوایا تھا، اس نے کہا تھا تمہارا پرانا ہیئرنگ ایڈ ٹوٹ گیا ہے، اس برانڈ میں سب سے اچھا نوائز کینسلیشن ہے۔ وہ تم سے ملنے اپنی فیلنگز کنفیس کرنے آئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ ناول کے مطابق تم اور صوفیہ ایک کپل ہو، پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ امپاسبل ہے وہ تم سے سچ میں پیار کر بیٹھی۔ وہ بس ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، اگر تم بھی اسے پسند کرتے ہو تو پلیز اس کا دھیان رکھنا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر ایلیکس روتے ہوئے بولتا ہے ایمیلی مجھے معاف کر دو، سب میری غلطی ہے، پلیز جلدی سے اٹھ جاؤ۔ پھر وہ ایمیلی کے لیے باہر سے کچھ لینے جاتا ہے، پر جیسے ہی وہ اندر آتا ہے تو ایمیلی وہاں پر نہیں ہوتی، اور وہ اسے سب جگہ پر ڈھونڈتا ہے پر وہ اسے کہیں نہیں ملتی۔ تو وہ نرس سے پوچھتا ہے، جس پر وہ بولتا ہے کہ روم نمبر 302 میں کوئی بھی نہیں تھا، جس سے ایلیکس شاکڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم ایمیلی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ریئل ورلڈ میں سو رہی ہوتی ہے، اور وہ جیسے ہی اٹھتی ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اپنی لکھے ہوئے ناول کو دیکھتی ہے، پر کہانی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا اور اس کی بتائی زندگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ وہ شاکڈ ہو کر بولتی ہے کیا وہ بس ایک سپنا تھا؟ پھر ایمیلی دوڑ کر لوکس کے پاس جاتی ہے۔ لوکس کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ساتھ بک میں انٹر ہوئے تھے؟ ہم راستہ ڈھونڈ رہے تھے واپس آنے کا۔ لوکس اسے حیران ہو کر دیکھتا ہے، ایمیلی کیا تم ابھی بھی سو رہی ہو؟ کل تو تم ٹھیک تھی، آج اچانک یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایمیلی سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں۔ ایمیلی ایک مندر کے ماسٹر کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ماسٹر کیا اس دنیا میں سچ میں پیرالل ورلڈ ہوتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں دو الگ الگ دنیا میں جی کر آئی ہوں، پر جب میری آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے کہ سب سپنا تھا۔ ماسٹر مسکرا کر بولتے ہیں اس سنسار میں سارے چمتکار اور گھٹنائیں دماغ کی فلکچویشن سے بنتی ہیں۔ انسان اس دنیا کو ایک ڈیلوژن کے روپ میں دیکھتا ہے، لیکن جو تمہارا دل پورے وشواس سے مان لیتا ہے وہ سچ میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ تبھی ایمیلی اچانک وہی بریسلٹ اس مندر میں دیکھتی ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ یہ بریسلٹ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے ایلیکس کے لیے لیا تھا۔ ادھر سین شفٹ ہوتا ہے پیرالل ورلڈ میں، جہاں ایلیکس روتے ہوئے بول رہا تھا ایمیلی پلیز واپس آ جاؤ، اور اس کے ساتھ وہ بریسلٹ ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ تو ایلیکس اس بریسلٹ کو اسی مندر اور اسی ماسٹر کو دیتا ہے ٹھیک کرنے جہاں پر ایمیلی بھی آئی تھی۔ ماسٹر بولتا ہے کہ آپ کا بریسلٹ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایلیکس ماسٹر کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے ماسٹر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسن تھی میری زندگی میں، وہ چلی گئی ہے، شاید وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں نے اس دنیا کا کونا کونا ڈھونڈ لیا پر اس کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ اگر 1% بھی چانس ہے تو میں ویٹ کروں گا۔ ماسٹر بولتے ہیں سر کیا آپ جانتے ہیں تھاٹس کیا ہوتی ہیں؟ جب تم دن رات اس کے بارے میں سوچتے ہو اس کی آواز اور چہرہ تمہارے روح میں اتر جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز ایک وچار سے ہی بنتی ہے، اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اپنے وچار کو اتنا مضبوط کرو کہ یہ دنیا ویسی بن جائے جہاں وہ رہتی ہے۔ اگر تمہاری تھاٹ سٹرونگ ہوگی تو ٹائم اینڈ سپیس آپس میں جڑ جائیں گے۔ ایلیکس اور ایمیلی دونوں سر جھکا کر بولتے ہیں ماسٹر سمجھ گئے۔ کہانی اب 5 سال آگے بڑھتی ہے۔ اصلی دنیا میں ایمیلی کار میں بیٹھے ہوئے ایک نیوز کو سنتی ہے جہاں اینکر بول رہا ہوتا ہے ایورکور گروپ میں پچھلے کچھ سالوں میں ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں اربوں کا دان کیا گیا ہے۔ اس کے فاؤنڈر مسٹر نائٹ ہمیشہ سے ایک مسٹری رہے ہیں، پر انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ وہ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ دونوں ایک ہی دنیا میں مل سکیں۔ ایمیلی بولتی ہے کیا یہ کوئنسیڈنس ہے؟ یہ بھی ایک نائٹ ہے۔ نیکسٹ ڈے ایمیلی اسی مندر میں پوجا کر رہی تھی اور بولتی ہے کہ 5 سال ہو گئے ایلیکس، میں تمہیں ابھی تک نہیں بھول پائی۔ ماسٹر نے کہا تھا اگر میرے تھاٹ سٹرونگ ہوں گے تو میں تمہیں دیکھ پاؤں گی۔ اگر میں تم سے دوبارہ ملی نا تو میں تم سے بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں، I love you۔ تبھی وہاں پر اسے ایلیکس نائٹ دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں وہی بریسلٹ تھا۔ وہ ایمیلی کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے ہیلو آئی ایم ایلیکس نائٹ، کیا تم مجھے جانا پسند کرو گی؟ جس میں ایمیلی ایموشنل ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور ہاں بولتی ہے، اور یہاں ہمارے ڈرامہ کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ